I'm going to talk about the basic character of aromatic amines. Basic character of aromatic amines. Last शायद हम amines ही discuss कर रहे थे Saturday को. Aromatic character of basic character of aromatic amines. Aromatic amine में ले रही हूँ aniline. ठीक है. अब देखिए भाई aniline है ये. अब कोई भी अमीन क्यों बेसिक है? Anybody? Why any amine is basic in nature? Why? Because it has got, बोलेंगे, because it has got electrons. Yes, it has got the lone pair of electrons on it. अब क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर अगर मैं अमीन्स की बात करती हूँ तो आप देखिए ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो सारे के सारे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाने बच्चे. ये देखिए NH2 with the positive charge, this is here with the negative charge, ठीक है, and here. तो मैं एक चीज लिख रही हूँ. अब मैं सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रॉ कर रही हूँ. देखिए ड्यू टू रेजोनेंस the lone pair of electrons are no longer available on the nitrogen atom. Therefore, ठीक है, aromatic amines are less basic than aliphatic amines. अब देखेंगे इसके लिए एक सिंपल सा, इतना लंबा चौड़ा अगर नहीं भी सोचना तो एक सोच ये भी रख सकते हैं. ये है एलिफेटिक अमीन. बच्चे ये जो फिनाइल ग्रुप है ना जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस तरह से, ये जो फिनाइल ग्रुप है इट हैज गॉट माइनस आई इफेक्ट. फिनाइल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है. माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है? दैट इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर. ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इससे बेसिक कैरेक्टर कम है. व्हेन यू टॉक अबाउट, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट एलिफेटिक अमीन्स में ये जो ग्रुप है दिस इज एन एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को दे रहा है और नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ा रहा है और बेसिक कैरेक्टर जो है उसको ज्यादा कर रहा है. ठीक है. अब देखिए केस 1, 2-3 केसेस लेते हैं. केस 1 लेते हैं एरोमेटिक के ऊपर. व्हेन द ग्रुप्स अटैच्ड टू द फिनाइल ग्रुप has minus R and minus I effect. ठीक है. जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं फिनाइल ग्रुप के ऊपर उनके पास माइनस आई इफेक्ट है और माइनस आर इफेक्ट है. अब देखिए क्या होगा. दिस इज NH2 ग्रुप. ठीक है. यहाँ पे लगा देती हूँ ऑर्थो पोजीशन पे. ठीक है. यहाँ पे लगा रही हूँ मेटा पोजीशन पे NH2 ग्रुप एंड दिस इज नाइट्रो ग्रुप, है ना. देन वी हैव this one, the fourth one, that is NH2 group and nitro group. ठीक है. and यहाँ पे it is just NH2 group. सिर्फ कोई भी बच्चा पूरे ग्रुप में से मुझे इतना बताने का कष्ट करे कि ये वाला ग्रुप जो है ये ज्यादा बेसिक होगा कि ये वाला ग्रुप ज्यादा बेसिक होगा. बोलिए ये ज्यादा बेसिक है या ये ज्यादा बेसिक है? कोई भी बच्चा बता दे. हैं? Anybody? तन्मे, मान्या, इनायत. मैम मैंने पीछे से सुना नहीं है.
चल मान्य, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि ये ज्यादा बेसिक है या ये ज्यादा बेसिक है? मान्य इज कम विद आंसर। मान्य कौन सा बेसिक है ज्यादा? NH2 वाला मैम। NH2 वाला, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। देखिए अब क्या है भाई, इसका माइनस आर इफेक्ट है और इसका माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। माइनस आर एंड माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, डिक्रीजेस द बेसिक करेक्टर, ठीक है, वो बेसिक करेक्टर को डिक्रीज करेगा। एंड हम जानते हैं यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम रहता है, ठीक है। ये है कंपाउंड 1 की कहानी। अब आ रहे हैं कंपाउंड 2 पे। हम जानते हैं ये माइनस आर इफेक्ट नहीं देता एंड माइनस आई इफेक्ट ओनली, यहाँ पे एक इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट ओनली डिक्रीजेस द बेसिक करेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा एंड अल्टीमेटली नाइट्रोजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो बेसिक करेक्टर जो है वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, दैट माइनस आई एंड माइनस आर इफेक्ट, ठीक है, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, या डिक्रीजेस द बेसिक करेक्टर एंड माइनस आई इफेक्ट इज मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे नो ग्रुप नो स्टोरी, नो ग्रुप नो स्टोरी। सो दिस इज योर कंपाउंड 3, दिस इज योर कंपाउंड 4। सिर्फ मुझे ये बता दे कि कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक होगा। यू टेल मी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर। कौन हिम्मत मारेगा? गलत तो गलत, सही कौन करने वाला हिम्मत? मान्या कौन सा लग रहा है बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा? जैनिका, इशिका, हर्षिल, राजवीर। मैम फोर्थ होगा। फोर्थ वाला सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर होगा, बिल्कुल ठीक। उसके बाद कौन सा होगा हर्षिल? ट्राई वंस मोर। एंड थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। वेरी गुड। नो, इट विल बी सेकंड हर्षिल, उसमें एक ही इफेक्ट है, दैट इज माइनस आर। उसके बाद कौन सा होगा? थर्ड, सेकंड के बाद कौन सा? थर्ड। नहीं, जहां माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम है, दोनों इफेक्ट ने बेसिक करेक्टर को कम करना है, तो इट विल बी 1 एंड देन इट विल बी 3। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर। यहाँ लिख रही हूँ ब्रैकेट में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर। मैम सेकंड में माइनस आर इफेक्ट क्यों नहीं होता? मेटा पोजीशन पे कभी भी नहीं होता। इशिका सारे कंपाउंड चेक करके देख, हमने कहीं पे भी मेटा पोजीशन पे नहीं लिया। यस मैम। हाँ जी। और मैम जैसे जनरली हम लोग, मैम जैसे ये वाला ग्रुप है, इसको हम मेटा पोजीशन पे यूजुअली लगता है, तो मैम उसमें हम इसलिए नहीं कुछ होता। ऐसा नहीं कंसीडर करते? हाँ, क्या कह रहे हैं तन्मय? मैम इसमें जो ऑर्डर है जो हमने सेकंड वाला है, मैम उसमें जनरली जैसे जो NO2 ग्रुप है मैम वो मेटा पोजीशन पे ही जुड़ता है, तो हम वो NO2 चीज को कंसिडर नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो चीज नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये हर बार ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएंगे, तो मेटा पोजीशन पे कभी नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं। अगर मैं इसके पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाती तो ऑर्थो ग्रुप, ये देखिए, ये ना, ये भी डाउट मैं तुम्हारा निकालूं पहले। तो ये देखो, ये है एनालिन, ठीक है। ओहो, एनालिन इज विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनालिन में आप ध्यान से देखें बच्चे, आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ, तो उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया जहां नाइट्रो ग्रुप है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और NH2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये नाइट्रो ने बिल्कुल ही बेंजीन रिंग से दूर ही ले जाना है, ये बिल्कुल उससे दूर ले जाना है। इसने, नाइट्रो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल दूर कर देना है, जिसकी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी बेंजीन पे रहनी नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो नेगेटिव चार्ज जो है वो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे आएगा। जब वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे आएगा तो तब नाइट्रो ग्रुप और पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे लगा होगा, तो वो नेगेटिव चार्ज को बहुत दूर ले जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो बेसिक करेक्टर है वो काफी ज्यादा, यहाँ पे मेटा पे आना ही नहीं है नेगेटिव चार्ज। नाइट्रो लगा है तो लगा रहे अपना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके मैम। ठीक है, अब देखिए मैं ले रही हूँ केस 2, दैट इज इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन।
ध्यान से देखना, कॉन्जुगेशन ऑन बेसिसिटी। अगर कोई नाइट्रोजन के पास ऐसा ग्रुप पड़ा है, ऐसा कार्बन पड़ा है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा प्रेफरेबली कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे। मैं कहती हूँ ये अमाइड है, ये बेसिक है। आप मुझे कहते हैं हाँ बिल्कुल ये बेसिक है मैम, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैं कहती हूँ भाई ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके रहे नहीं, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गए। तो फिर क्या हुआ, दिस इज कार्बन विद ऑक्सीजन एंड दिस इज NH2 with the positive charge, and here we have the negative charge, so this is not much basic in nature। ठीक है, तो ये ज्यादा बेसिक नहीं होता। जब भी ऐसी सिचुएशन आए और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक है, तो आप देख लीजिए कि अगर तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए कॉन्जुगेशन में, तो बेसिक नहीं है। ठीक है, एक सीक्वेंस आपको लिख के दे रही हूँ, बेसिसिटी, ये याद रखेंगे सारी। बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये सारे ही जितने नाइट्रोजन कंपाउंड्स आपने पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबका ही एक मैंने सीक्वेंस लिख दिया है, ये याद जरूर कर लें। ठीक है, दैट इज ग्वाइनाडिन। ये जो है ग्वाइनाडिन, ये बायोमोलिक्यूल्स में कहीं पढ़ेंगे। देन इज एलिफैटिक अमीन। ठीक है, इसमें प्लस आई इफेक्ट होता है, तो प्लस आई इफेक्ट होता है तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। अमीन लिख देती हूँ बिकॉज आई विल बी सेंडिंग द पेजेस एज सच। दिस इज एलिफैटिक अमीन फॉलोड बाय NH3, याद रखना। फिर एरोमेटिक अमीन्स, ठीक है। देन वी हैव इमाइंस, देन वी हैव अमाइड। ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है ये अमाइड है, दिस इज एन अमाइड। एंड देन वी हैव cyanides. So this is a sequence for all the organic compounds that we have for the basic character. अब क्वेश्चन आपके लिए। Now a question for this, for you all. पहला क्वेश्चन ये है, consider the following कार्बोकेटायन। ये फर्स्ट वाला कार्बोकेटायन, ये सेकंड वाला कार्बोकेटायन, ध्यान से आंसर देना मुझे। ये थर्ड वाला कार्बोकेटायन, ठीक है, और ये फोर्थ वाला कार्बोकेटायन। अब मुझे बता दीजिए स्टेबिलिटी, अपनी कॉपीज में खोल लीजिए कार्बोकेटायन जो आप पढ़ाए हुए हैं, जो PDF ग्रुप में आई हुई है। स्टेबिलिटी ऑफ दीज, ABC लिख देते हैं, ABCD। स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोकेटायन in decreasing order is, ठीक है, that is पहला जो है that is D, C, A and B। दूसरा जो है sequence that is D, C, B and A। then we have C option, C, D, B and A, and then we have a D option that is C, D, A and B। I want an answer from your side. या जहां पे ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है वहां पे कार्बोकेटायन जो है उसकी रेजोनेंस हो जानी है। रेजोनेंस होने के चक्कर में ये कार्बोकेटायन जो है ये मोस्ट स्टेबल हो जाना है। ठीक है, तो देखिए द फाइट इज बिटवीन दिस एंड द फाइट इज बिटवीन दिस। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आएगा वो यही आएगा, क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस हो सकती है। यहाँ पे आ गया ये वाला बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ना इसमें रेजोनेंस होनी ना इसमें रेजोनेंस होनी है। तो ये वाला जो है दिस शुड बी लेसर देन दिस। तो ये देखें यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है। नाउ द फाइट इज बिटवीन दिस एंड बिटवीन दिस। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि दिस इज योर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज
it is more electronegative atom, तो more electronegative atom cannot have, यहाँ पे कार्बन जो है बच्चे that is sp2 hybridized, sp3 hybridized है यहाँ पे। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, वो पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकती, राइट? सो दिस इज नॉट करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीजें जो थी, जो हम कर रहे थे 2-3 दिन से, वो सारी चीजें सोचनी पड़नी थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रही हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर क्वेश्चन। विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल? Which free radical is the most stable? C6H5 CH2, इसमें मैं सीक्वेंस नहीं लिख रही, this is A. Then B is CH2 double bond CH CH2, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जो मैं दिखा रही हूँ। This is CH3 CH and CH3, and B it is CH3 C CH3 and CH3। तो ये रहे चारों के चारों, सोचें और बोलें। डी बिल्कुल ठीक, एक ही देना था इसमें मोस्ट स्टेबल, इसमें रेजोनेंस होगी तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सो दिस इज मोस्ट स्टेबल। जिसमें रेजोनेंस होती है, जिसमें फिनाइल ग्रुप लगा रहता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इज इट ओके? चलिए अब अच्छा यहाँ पे देखेंगे मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम एक बारी पीछे वाले का ऑर्डर बता दो मैम। सी और डी में से कौन सा ज्यादा होगा? सी और डी में से डी ज्यादा स्टेबल होगा। ओके मैम। डी ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, तन्में अल्फा नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, बट इसमें रेजोनेंस हो जाएगी, तो इसमें ये सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा, फॉलोड बाय बी, फॉलोड बाय डी एंड फॉलोड बाय सी। ये सीक्वेंस रहेगा तन्में। ठीक है बेटा? यस मैम। Which carbocation is the most stable? I'll give you 2 minutes to think. ध्यान से देखना, मैं सारे सीक्वेंस सारे बना रही हूँ कार्बोकेटायंस, फर्क फर्क देखो जी। This is CH2 positive charge CH3, ठीक है, B वाला। It is CH2 with the positive charge and this is OH, C वाला। This is CH2 with the positive charge and यहाँ पे Cl, D option. This is CH2 positive charge and NO2, ध्यान से करना, ध्यान से। ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, +1 का खोल लीजिए। This is having a plus I effect, ठीक है। This is also having a plus I effect, electron donating, plus R effect, plus R effect. This is having a minus I effect, ठीक है, and plus R effect. This is having a minus I effect and minus R effect, ठीक है। कार्बोकेटायन है। अब जो माइनस आई इफेक्ट दे रहा है वो तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई करता जाएगा। इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट और इसकी पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट। बोलिए मंजूर है? बोलिए मंजूर है? दो पॉसिबिलिटीज रूल्ड आउट हो गई। द फाइट इज बिटवीन ए एंड इज बिटवीन बी। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा, जिसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा, ठीक है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा। तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, दे कैन बी इजीली गिवन। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बी इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बिकॉज प्लस एम इफेक्ट of OH is the highest among all, ठीक है। प्लस आर इफेक्ट इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो सबसे ज्यादा किसका है? OH का है, ठीक है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द
दिस रेजोनेंस इफेक्ट। अब मैं नया एक इफेक्ट इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ आज, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। मैम सी में प्लस आर इफेक्ट और डी में माइनस आर इफेक्ट कैसे है? ये इलेक्ट्रॉन दे देता है भाई, हेलोजेंस हैव गॉट माइनस आई इफेक्ट, दे आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर बट एट द सेम टाइम दे कैन गिव देयर इलेक्ट्रॉन टू द रिंग, ठीक है, इसलिए दे हैव गॉट द प्लस आर इफेक्ट। सिर्फ हेलोजन, ये मैं बात पहले भी बता चुकी हूँ, हेलोजन एक ऐसी बला है जिसका माइनस आई इफेक्ट रहेगा पर प्लस आर इफेक्ट रहेगा, बिकॉज इट इज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and it is capable of donating its lone pair of electron to the benzene ring. कोई भी ऐसा ग्रुप जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, वो सबका प्लस आर इफेक्ट होता है। दे ऑल शो प्लस आर इफेक्ट, ठीक है जी। यस मैम। चलिए, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है, इसके बारे में कुछ एक बातें। ये एक टेम्पररी इफेक्ट है मॉलिक्यूल में, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। इसमें क्या होता है, देयर इज पाई बॉन्ड मस्ट बी देयर इन अ मॉलिक्यूल, must be there in a molecule, ठीक है। there is a complete shifting of the bond, सिग्मा बॉन्ड में वो आई इफेक्ट में क्या होता था, ड्रैगिंग ऑफ द क्लाउड हो रही, वहां पे देयर वाज अ ड्रैगिंग ऑफ द क्लाउड, यहाँ पे क्या है, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, कंप्लीट शिफ्टिंग हो रही है बॉन्ड की, ठीक है। उसके बाद ये जो है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट, it takes place in the presence of a reagent। अगर भाई रिएजेंट नहीं होगा तो ये इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, दो तरह का है, टाइप्स भी इसकी दो हैं, एक प्लस सी इफेक्ट है, एक माइनस सी इफेक्ट है। इसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं है करने के लिए। देखिए, इफ इट इज लाइक दिस, ठीक है, ये है आपकी अटैकिंग स्पीशीज, इस स्पीशीज के चक्कर में ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, और जहां पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इस अटैकिंग स्पीशीज ने वहां पे अटैक ना करके किसी और कार्बन पे अटैक किया, तो दैट इज कॉल्ड एज अ माइनस ई इफेक्ट, दैट इज साइनाइड हियर and O with the negative charge here, this is called as minus E effect, ठीक है। अब क्या है, एक और एग्जांपल ले रही हूं, जब आपके पास एक मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आपके पास, यहाँ से करें, इसको भी हटाएं, इसको वो ले लेते हैं, ठीक है। आपके पास एक कंपाउंड है इस तरह से, यहाँ पे अटैक हुआ और ब्रोमाइड पूरा का पूरा अटैक कर गया यहाँ, ब्रोमाइड नहीं अटैक करेगा, इट विल बी द प्रोटॉन। जहां पे अटैक हुआ वहीं पे जाके जब अटैकिंग स्पीशीज ने अटैक किया, तो दैट इज कॉल्ड एज द प्लस आई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट। देखिए इस तरह से, कार्बन with the positive charge and carbon hydrogen इधर लग जाएगा like this, and bromide जो है वो बच गया, and ultimately वो फिर बाद में यहाँ पे अटैक करेगा। This is bromide and this is H here। तो क्या हुआ बेसिकली, जहाँ पे अटैक हुआ है तो अटैकिंग रिएजेंट ने उसके ऑपोजिट रिएक्ट किया। यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट जो था मेरा H पॉजिटिव था, तो जहाँ शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड हुई वहीं पे जाके अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया। So this is an electromagnetic effect, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। इसके बारे में और बहुत सारी बातें करने की जरूरत नहीं है। Then we have the hyper conjugation effect, ठीक है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है, ये एक इमेजिनरी इफेक्ट है, ठीक है, ध्यान से बस दिमाग में रखें।
हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में क्या होता है, व्हेन carbon hydrogen sigma electrons are in conjugation with the pi bond, ठीक है, this is called as hyperconjugation. ध्यान से देखना जरा इधर, hyperconjugation. This is also called as no bond resonance. ठीक है, this is also called as no bond resonance. अब देखेंगे ध्यान से, जैसे ये है एक ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से CH here and CH here, CH3 and CH3 and CH3. अब क्या हुआ कि ये वाला बॉन्ड जो था ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ एंड अल्टीमेटली ये जो पाई बॉन्ड था, ये कार्बन और इसके बीच में जो पाई बॉन्ड बना, this will not allow this proton to leave the molecule. It will be holding, this pi bond will be holding the proton along with this, and this is what is called as a hyperconjugation. ठीक है, अब क्या हर मॉलिक्यूल जो है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या हर मॉलिक्यूल जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा? हम कहेंगे नहीं, जिनके अंदर एटलीस्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये इफेक्ट शो करेगा, ठीक है. एवरी मॉलिक्यूल विल नॉट शो दिस इफेक्ट. दिस इफेक्ट will be shown by the compounds. Applications इसके दिमाग में रखना. Shown by the compounds having at least one, कम से कम एक, at least one sp2 hybrid carbon atom, ठीक है, of alkene. वो कार्बन एटम एल्कीन की भी हो सकती है, एल्काइल ग्रुप की भी हो सकती है, या फिर फ्री रेडिकल की भी हो सकती है. इन सब में कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होती है, ठीक है. नाउ द सेकंड पॉइंट, अल्फा कार्बन with respect to the sp2 hybridized carbon atom. ये भी सारी चीजें मैं लिख के बता रही हूँ. Alpha carbon with respect to the sp2 hybridized carbon atom should have at least one hydrogen atom. Should have at least one hydrogen atom. देखेंगे जरा, काफी हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स. हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है जी, ध्यान से. हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑफ 3 टाइप्स. जो फर्स्ट टाइप है दैट इज सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन पाई कॉन्जुगेशन, जो मैं पीछे लिख रही थी, ठीक है, उसको मैं दोबारा से लिख. अब कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोटॉन देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ द बॉन्ड. देखिए जरा, दिस इज CH3 बच्चे, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है. दिस इज अल्फा कार्बन एटम. देखो जरा, इसमें कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जरूर होना चाहिए, चाहे वो एल्कीन ग्रुप का हो, चाहे अल्काइल ग्रुप का हो, चाहे फ्री रेडिकल का हो, ठीक है. उसके बाद एक अल्फा कार्बन एटम भी होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ, और उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा कार्बन एटम होनी चाहिए, ठीक है. एक ये रहा एग्जाम्पल, एक ये रहा, देखिए एग्जाम्पल, CH3 CH CH3, ये अल्फा कार्बन, CH डबल बॉन्ड CH2. तो अल्फा कार्बन पहचानने की कोशिश करें जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ी कार्बन एटम है, जिसके साथ एक, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम लग रखा है, दैट इज एन अल्फा कार्बन एटम. पर जरूरी नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा ही होगा.
एक जैसे ये मैं मॉलिक्यूल बना रही हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए अब इसमें क्या है, इसमें अल्फा कार्बन एटम तो है बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो इसका मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए सेकंड कंडीशन पढ़े, उसमें हमने लिख रखा है जो अल्फा कार्बन है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम जरूर होना चाहिए। तो थर्ड वाला कंपाउंड ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। द सेकेंड टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन दैट इज सिग्मा CH, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, एंड अ पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। एंड द पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन देखेंगे, जैसे वी हैव CH3, दिस इज CH2 विद द पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज एन अल्फा कार्बन, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके साथ जुड़ी कार्बन अल्फा और उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन एटम है। Then we have CH3 CH with the positive charge and CH3. Then I have CH3 carbon with the positive charge and CH3 and CH3। बच्चे ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी और ये भी। एक चीज मैं लिख रही हूँ, more are the alpha hydrogen atoms, ठीक है, more are the hyper conjugative structures, उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स रहेंगे, एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। तो अगर हम बात देखें, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर हम तीनों को देखें तो इस वाले में मेरे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, देखें जरा, इट हैज गॉट 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो हम तो जानते ही हैं कि 3 डिग्री जो है कार्बोकेटायन दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो ये जो स्टेबिलिटी है हम सिर्फ प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे ही नहीं एक्सप्लेन कर सकते, रादर वी कैन एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आल्सो। ये याद रखना है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी होंगे, ठीक है। सो आई एम कमिंग टू द थर्ड काइंड ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट इज सिग्मा CH ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनेंगे, अब जब मैंने शुरू किया था ना लेक्चर, तो मैंने आपसे कहा था जब हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कही थी कि इट शुड बी, है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्कीन। देखिए पहला एग्जांपल जो मैंने लिया उसमें मैंने एल्कीन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम लिया और उसके साथ जोड़ती गई मैं ग्रुप्स को। दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें मैंने एल्काइल ग्रुप लिया, ये देखिए ये एल्काइल ग्रुप है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके साथ हम जोड़ते गए एल्काइल ग्रुप्स को। और तीसरा जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ दैट इज फ्री रेडिकल, सो आई एम कमिंग अप हियर, इट विल बी CH3, ठीक है, CH2 लाइक दिस। ये भी कार्बन जो होती है ना फ्री रेडिकल की, ये भी sp2 होती है बच्चे। दिस इज CH3 CH, दिस इज CH3, दिस इज sp2, देन वी हैव CH3 CH3 CH3, केवल कार्बन भी sp2। तो अब देखिए यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, इसमें कितने 6 इसमें 3 अल्फा, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स और इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अब हम जानते हैं दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल, दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल एंड दिस इज 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो देखिए मोर आर the hyperconjugative structures, the more is the stability, the more is the stability।
तो अब देख लीजिए दोनों में से, तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसपे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके ज्यादा होंगे, जिसके अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे। So this basis पे we can say that 3-degree free radical is more stable, followed by 2-degree free radical and followed by 1-degree free radical.